हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस धमाकेदार सेशन से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस की जो 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, उसका फिर से री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को जो है पेपर लिया जाएगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में 2010 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 जो एग्ज़ाम आपका 21,391 पोस्ट का रद्द हो गया था, वहाँ तक जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, और बिहार पुलिस में हिस्ट्री के प्रश्न यानी कि इतिहास के प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और किसी भी एक ग्रुप में फटाफट इसको शेयर भी कर दीजिए। जल्दी कीजिए, हम लोग सेशन अब स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है आपका 1 अक्टूबर 2023 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। आंसर सब लोग कमेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, आंसर सबको कमेंट करना है। वैसे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है ना। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइएगा कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अफीम युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था आपका इंग्लैंड और चीन के बीच में, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2 अफीम युद्ध हुआ था। एक अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 1842 तक, ये पहला अफीम युद्ध था। और जो दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1856 से लेकर के 1860 के बीच में। तो ये दोनों याद रखिएगा, पहला 1839 से 1842 और दूसरा 1856 से 1860। और इसमें चीन का प्रतिनिधित्व जो है अफीम युद्ध के दौरान, चीन का प्रतिनिधित्व जो है ये किंग राजवंश ने किया था। किंग डायनेस्टी था एक चीन का, उसी ने जो है इसमें चीन का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी सब मैं आपको कवर करवा दूंगा। और जल्द ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाएगा, पूरे 100 प्रश्न वाला, जैसे कि बिहार पुलिस में आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो अभी नया सिलेबस आया है उसी पर आधारित। चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये भी प्रश्न जो है 1 अक्टूबर 2023 में ही पूछा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से किसकी स्थापना किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका भारतीय सेवक समाज है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इन्होंने कहाँ पर किया था, तो पुणे महाराष्ट्र में किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में उनको प्रशिक्षित करना था, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वयंसेवक समाज की इन्होंने स्थापना किया था, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक है इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी,
ठीक है ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो इसकी स्थापना जो है किया था किसने, तो याद रखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है ना। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, फटाफट बताइए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने किया था, बताइए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रेनाल्डे ने 1867 में किया था, ठीक है। एमजी रेनाल्डे ने 1867 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अगला प्रश्न हमारा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था, फटाफट आंसर कमेंट करिए। ये भी प्रश्न 1 अक्टूबर 2023 में ही पूछा गया है। चलिए, तो ये क्या था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सत्यमेव जयते उक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, बताइए। सत्यमेव जयते उक्ति जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसको लिया गया है कहाँ से, फटाफट बताइए, मुंडको उपनिषद से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नारा दिया गया था। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा नारा इसमें से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए अगर इसमें से हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जय हिंद का। इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, और इन्होंने ही नारा दिया था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आगे भी प्रश्न पूछा गया है, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने 1938 और 1939 में, 1938 में इन्होंने हरिपुरा में, और 1938 एक मिनट 1938 में इन्होंने हरिपुरा में, और 1939 में इन्होंने त्रिपुरी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। छठा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, बताइए। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये किसने किया था, तो ये उदयन ने किया था। उदयन कौन था, तो उदयन जो था फ्रेंड्स यह अजातशत्रु का पुत्र था, और अजातशत्रु का पिता कौन था, तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार जो था ये हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था, यहाँ मैं लिख देता हूँ अजातशत्रु, इसने जो है अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या कर दिया था। बिंबिसार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, बिंबिसार। देखिए हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। अब आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अजातशत्रु जो था इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा था। फिर अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, ये उदयन था, इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया था। इसीलिए ये जो हर्यंक वंश है ना, इसको हम लोग पितृहंता वंश बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पितृहंता वंश बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि पितृहंता वंश किसको कहा जाता है, तो हर्यंक वंश को, क्लियर। और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। ये सारे प्रश्न 1 अक्टूबर 2023 के दिन ही पूछे गए हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान जो थे ये शीलभद्र थे। कौन थे फ्रेंड्स, ये शीलभद्र थे, याद रखेंगे आप, क्लियर। कौन थे, शीलभद्र थे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स ये 1885 में हुआ था बम्बई में, ठीक है ना। कहाँ पर, बम्बई में हुआ था, ठीक है। और यह 1885 में पहला अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो पहला और दूसरा आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए 1906 में भी आपका कलकत्ता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो 1906 वाला भी पूछता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में ही हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने किया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बताएंगे। अब इसको ध्यान से सुनेंगे, इस तरह का 3 प्रश्न बनेगा। पहला, तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो बंगाल का अंतिम जो स्वतंत्र नवाब था ना, जो शासक था, वो सिराजुद्दौला था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो मुर्शीद कुली खान था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मंसूर अली खान था। पहला नवाब मुर्शीद अली खान था, मुर्शीद अली खान, ठीक है। और जो अंतिम नवाब था ये मंसूर अली खान था, मंसूर अली खान। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो था ये लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से पूछा जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष। ये प्रश्न 2 बार जो है बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। ये 1 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, बताइए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1971 में, यानी कि 1971 में राइट आंसर इसका होगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, 1 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो फ्रेंड्स, ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपको याद रखना है पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ मैं लिख देता हूँ। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ठीक है। और इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। बताइए, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 1871 ईस्वी में। ये सन आपको याद रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है, और जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें विश्व इतिहास के भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। और एक स्पेशल में विश्व इतिहास का, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व के इतिहास का एक अलग मैं आपको सेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, देखिए 1871 ईस्वी में वर्साय में, कहाँ पर, वर्साय में, ठीक है ना। वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 1871 ईस्वी में वर्साय में एक समारोह का आयोजन हुआ था, और उसी समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। और वह कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से विख्यात हुआ था। कैसर विल्हेम प्रथम कहलाया। यहाँ मैं लिखता हूँ कैसर विल्हेम प्रथम कहलाया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्साय में राइट आंसर होगा कब, तो 1871 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, फटाफट बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1915 ईस्वी में जो है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश करिए 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर अपना दे देने के लिए, ठीक है ना। चलिए, देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था। प्रारंभिक शासक की बात हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हरेंक वंश था, हरेंक वंश, इसकी स्थापना किसने किया था, तो स्थापना इसकी बिंबिसार ने किया था, ठीक है ना। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु हुआ था। और अजातशत्रु ने अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखिएगा मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था, तो ये बिंबिसार था, ठीक है।
और फिर अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदयन ने कर दिया था, और इसीलिए जो है हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए मगध की बात आई है तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये राजगृह थी। राजगृह या गिरिब्रज, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि किसने कहा था, यह किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये सर सैयद अहमद खान है, और देखिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। किसकी स्थापना, तो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना बताऊं उतना ये कम है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेपोलियन का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, किस द्वीप में हुआ था, तो ये द्वीप का नाम पूछा जाता है। देखिए कोर्सिका द्वीप, कौन सा द्वीप है ये, कोर्सिका द्वीप, याद रखिएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं, और किस युद्ध के हार के बाद जो है नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। तो ये युद्ध जो था ये वाटरलू का युद्ध था, यह 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और मित्र राष्ट्र और ये आपके नेपोलियन के मध्य हुआ था। इसमें नेपोलियन हार गया था, पराजित हो गया था, और उसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में जो है 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो अब प्रश्न क्या बनता है कि नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी, तो कहाँ पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। एक प्रश्न ये बन गया। दूसरा पूछा जाता है नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप पर। दूसरा प्रश्न ये हो गया नेपोलियन के किस हार के बाद जो है उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, किस युद्ध के हार के बाद, तो वाटरलू के युद्ध के बाद। तीन प्रश्न हो गया, वाटरलू का युद्ध हुआ था कब, तो 1815 ईस्वी में। चार प्रश्न हो गया। अब आइए और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए उसके बाद पूछा जाता है नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था, तो 1800 ईस्वी में इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था, ठीक है। इतने सारे प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया। और मैं एक प्रश्न बता देता हूँ, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, कोई डाउट। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे के सारे सुमेलित ही दिखेंगे, मुझे पता है। प्रश्न पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हिसार फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है, ठीक है। कुतुब मीनार का इल्तुतमिश, ये भी सही है। क्यों, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाई दरवाज़ा सीरी का किला, ठीक है। देखिए ये जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण बलबन ने नहीं कराया था। जमात खाना मस्जिद जो है, जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान ने करवाया था, खिज्र खान ने, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए आ गया ना प्रश्न, एक बार और फिर से पूछ लिया गया है, भले दूसरी भाषा है लेकिन प्रश्न तो वही है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, 1885 में। कहाँ पर, तो बॉम्बे में। किसने किया था, WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किसने इसकी अध्यक्षता किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। देखिए फ्रेंड्स आंसर बताइए
कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए पूर्व वैदिक काल में, किस काल में? पूर्व वैदिक काल में, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में जो है इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता था। पूर्व वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ले लिया था प्रजापति ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1900, थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, वर्ष 1929 में लाहौर, यहाँ मैं लिखता हूँ, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। फिर देखिए फरवरी 1930 में, फरवरी 1930 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा इस सारा का सारा डेट, 12 मार्च 1930 को जो है अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून इन्होंने भंग किया और इस प्रकार से नमक कानून तोड़ा उन्होंने औपचारिक रूप से, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत चंपारण यात्रा से हुई थी, नहीं डांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा छोड़ने को तैयार थी, बिल्कुल सही है। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही दिया गया है। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी, नहीं, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी, नहीं हिंसा हुए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो भी मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च के बारे में बताया, डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बताइए। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ये कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक बड़ा फेमस है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी पुस्तक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? अब देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र है हिंदी में लिखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका अंग्रेजी नाम बताऊंगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आप बता दीजिएगा, फटाफट बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक है दास कैपिटल, दास कैपिटल, चलिए बताइए, दास कैपिटल, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अच्छा, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स जो थे, ये कार्ल मार्क्स, इनके बारे में याद रखिएगा, ये वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माने जाते थे। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अब यहाँ पर देखिए दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा गया है, आपसे पहला विश्व युद्ध का भी तात्कालिक कारण पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बता देता हूँ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, आपको याद होगा 1940 में, और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, ऑस्ट्रिया यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, उसका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था उसका? फर्डिनेंड, उसका नाम था फर्डिनेंड, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी थी कौन सी? तो सेराजेवो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये देखिए पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या,
यही जो था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर पूछा गया है, तो दूसरा विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं बल्कि दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है ना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जो है 1939 को है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, इसी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? अभी मैंने बताया था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ठीक है ना, और इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो जर्मनी ने किया था और जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था, इसी ने किया था। ठीक है, सब पॉइंट याद रहेगा ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आए थे हिंद चीन वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं, कौन थे? तो पोर्तुगीज़ थे, यानी कि पुर्तगाली थे। अच्छा, पुर्तगाली से आपको वास्को डी गामा याद आया होगा। ठीक है ना, वास्को डी गामा जो है यह कब भारत पहुंचा था, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज इसने भारत का किया था 1498 ईस्वी में। जो है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, कालीकट। ठीक है, उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, जमोरिन ने स्वागत किया था इसका। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वास्को डी गामा लगभग 3 महीने तक उस समय भारत रहा था और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ वह पुर्तगाल वापस लौट गया और पुनः वह 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए फटाफट बताइए आंसर, फटाफट बताइए। थकना नहीं है, हारना नहीं है, हारना मना है, थकना भी मना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। मान करके चलिए कि आपकी एग्ज़ाम में 20 से 22 दिन के समय बचे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए आज 14 तारीख है, 14 जुलाई। ठीक है ना, और आज के दिन मैं यह वीडियो आपको सेशन कवर करवा रहा हूँ, तो आप जोड़ सकते हैं कि महज आपके पास जो है 20 दिन का समय बचा हुआ है। जलालगढ़ का किला बिहार के किस ज़िले में है? तो जलालगढ़ का किला जो है ये पूर्णिया में है। ठीक है ना, पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसकी रचना है? इसकी रचना किसने किया? सारे जहाँ से अच्छा, बताइए सारे जहाँ से अच्छा किसकी रचना है? तो सारे जहाँ से अच्छा आपका मोहम्मद इकबाल का होगा, मोहम्मद इकबाल राइट आंसर हो जाएगा, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे ये आपके बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है। ये भारत के अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हुआ था क्या, जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी तो बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था। ये प्रश्न बनता है, रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? अहमदाबाद से दांडी की यात्रा। अब देखिए अहमदाबाद से दांडी की यात्रा, तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि जो आपका साबरमती आश्रम था यह अहमदाबाद में ही था, अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम से ही इन्होंने जो है दांडी यात्रा शुरू किया था। तो आप समझिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा की शुरुआत किस लिए किया था? तो यह घटना जो है 12 मार्च 1930 की है, आपको जबान पे याद होना चाहिए। 12 मार्च 1930 की यह घटना है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए असहयोग आंदोलन नहीं होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन रहता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता आपको, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ मैं बना लीजिएगा, थोड़ा सा ये बोल करके टाइप होने पर एरर हुआ है। यह नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो, जय जवान, दिल्ली चलो, एक और नारा था, क्या था नारा? याद नहीं आ रहा है मुझे, आप मुझे बताइए। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी से एक अलग टॉपिक भी मैंने करवाया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। चलिए बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था, कौन सा राज्य जो है जुड़ा हुआ था। तो देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था ना, इससे जुड़ा हुआ था कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 1992 में 1992 में जो है आपके राजस्थान आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला से, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला है, वहीं से जो है 1992 में नेल्लौर जिला से यह स्टार्ट हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन। और दरअसल यह एक शराबबंदी था, शराबबंदी आंदोलन था, जो कि महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना, जो कि महिलाओं के द्वारा शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, क्लियर ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ये सारे समझौते मैं आपको बताऊंगा, पहले आप आंसर बताइए। चलिए फटाफट पहले आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए पहले कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे इन्होंने किस पर हस्ताक्षर किया था, तो ये जो ताशकंद समझौता आप देख रहे हैं, ताशकंद समझौता, इस पर इन्होंने साइन किया था। ताशकंद समझौता जो है ये 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ था, ठीक है, 1966 आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर साइन किया था, अयूब खान ने, ठीक है, अयूब खान ने। चलिए अब देखिए, अब है आपका यहाँ पर सिंधु नदी जल समझौता। तो देखिए, सिंधु नदी जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने साइन किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर शिमला समझौता है, शिमला समझौता, इस पर जो है ये 1972 में हुआ था और इस पर इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनका जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। और देखिए नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, मैं गया था अभी घूमने, बहुत ही शानदार जगह है, ठीक है ना, आप भी जाइए अगर मौका मिले तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। और देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी ये कुशीनगर में हुई थी, ये तो आपको पता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी, ठीक है। पहला इन्होंने जो अपना प्रवचन दिया था ये कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना प्रवचन कहाँ पर दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है, इसे भी आप याद रखिएगा, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बताइएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट आंसर आप कमेंट करिए मुझे, पहले आप लोग आंसर कमेंट करिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जी ने, ठीक है ना। अच्छा, वीर कुंवर सिंह की बात आई हुई, तो वीर कुंवर सिंह जी की जन्म भी याद रखना है और मृत्यु इनकी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। अभी जो बीपीएससी टीचर एग्जाम में इनका मृत्यु पूछा गया था तो 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1777 में, 1777 में। तो ये सब आप याद रखिएगा, क्लियर ना। अब देखिए, लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो झांसी से, नाना साहब ने कानपुर से, ठीक है, ये सब आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद संबंधित है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए फ्रेंड, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है 1929 में, 1929 में उन्होंने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये बड़ा पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में,
ठीक है, इसका गठन किया था। और फिर 1936 में जो है 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होता था। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, मद्य निषेध का पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, हर एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे, जरा बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंद चीन में आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस थे, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से स्टार्ट हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। बखूबी आपको याद होगा कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी ने स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे और वहाँ पर सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 1930 और दांडी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि साम्यवाद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। अब ये प्रश्न 2-3 बार बिहार पुलिस में पूछा गया और प्रश्न का लैंग्वेज बदल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे पूछा गया है कि साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। दूसरा इससे संबंधित प्रश्न बना करके पूछता है कि काम के अधिकार को, जो काम का अधिकार है, वर्क का राइट है आपका, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में किस देश में मान्यता मिली थी। तो दोनों तरह से प्रश्न को आपको याद रखना है। साम्यवाद का प्रथम प्रयोग हुआ था रसिया में, रूस में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था। अब तो 100 साल पहले की बात कर रहा है, बताइए। सिर्फ आप याद रखिए नाजी पार्टी की स्थापना जो है, ठीक है, किस देश में हुई थी। तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है हिटलर ने किया था, जर्मनी में किया था। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, जर्मनी में। और जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है, फॉसिज्म, फांसीवादी, आपको याद होगा। ठीक है, फांसीवादी। और एक था आपका मुसोलिनी ने जो किया था, मुसोलिनी ने, ये नाजीवादी था। ठीक है ना, और फांसीवादी मुसोलिनी था, मिस्टेक हुआ है, मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी नाम था इसका। ठीक है, मुसोलिनी। और नाजीवादी जो था, नाजीवादी ये हिटलर था और ये जर्मनी में, और ये फांसीवादी जो था ये मुसोलिनी इटली में था। ठीक है, मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था, ड्यूस भी मुसोलिनी को कहा जाता है, ड्यूस, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी इसका नाम है पूरा। चलिए, उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का बताया था। क्या मैंने तात्कालिक कारण बताया था, क्या आपको याद है कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बताया था? अगर याद हो तो ज़रा कोई एक लड़के कमेंट करिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग 1914 में हुई थी और ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था और 4 वर्ष तक चला था। फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, जैसे कि मैंने बताया था। और संपूर्ण विश्व जो था प्रथम विश्व युद्ध में 2 खेमों में बंट गया था, एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, ध्यान से सुन लीजिए बस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस शामिल थे। ठीक है, और धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो धुरी राष्ट्र में आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये सब थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1914 से 1918 तक चला था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। अच्छा, बात यहाँ पर लेनिन की आई है तो लेनिन से संबंधित सबसे पहले तो आपको याद रखना है लेनिन संबंधित कहाँ से है, तो ये रूस से संबंधित है। ठीक है, लेनिन कहाँ से संबंधित है, रूस से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, अब लेनिन जो है, लेनिन की बात करते हैं तो बोल्शेविक क्रांति के नेता थे लेनिन। ठीक है ना, एक बोल्शेविक क्रांति हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, बोल्शेविक क्रांति। ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति, रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, लेनिन थे। ठीक है ना, लेनिन की बात करते हैं तो लेनिन ने चेका का संगठन किया था। अगर पूछा जाए कि चेका का संगठन किसने किया था तो चेका का संगठन लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन ने किया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है
कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था ये स्टालिन था। ठीक है, स्टालिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया था। सीधे आपसे सन पूछा जाता है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को कब लागू किया था, तो ये किया गया था 1921 में। इन्होंने लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था और स्टालिन को जो है, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी मुझसे बने मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते चलूँ। देखिए, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मोहनजोदाड़ो से आपको पता है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, विशाल स्नानागार और अन्नागार जो था, अन्नागार संभवतः जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता उसकी सबसे बड़ी इमारत थी। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अमेरिका की खोज किसने किया था, अमेरिका की खोज किसने किया था। चलिए, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक आध दो प्रश्न। बात करते हैं अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको एक नाम मैं बता रहा हूँ, याद रखना है आपको। ये नाम है आपका मैगलन। ठीक है, है ये मैगलन। मैगलन कौन था, तो मैगलन जो था, मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था, मैगलन। ठीक है, और अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने, और एक था अमेरिगो वेस्पुसी। यहाँ मैं लिखता हूँ अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, लेकिन खोज किया था कोलंबस ने। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन सा है। चलिए, फटाफट आंसर दीजिए, मुझे बताइए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित सिंपल सा यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, बताइए। नेल्सन मंडेला थे। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। क्लियर ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला। क्लियर, नेल्सन मंडेला हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब देखिए, ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो फ्रेंड्स चोल वंश के शासकों ने करवाया था। पहले तो ये याद रखिएगा, और चोल वंश के किस शासक ने करवाया था यहाँ पर पूछा गया है, तो ये शासक था आपका राजराज प्रथम। ठीक है ना, राजराज प्रथम ने करवाया था। अच्छा, बात यहाँ पर चोल वंश की आई हुई है, तो चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर देखिए विजयालय दिया गया। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। ठीक है, चोलों की राजधानी कहाँ पर थी, तो चोल राजवंश की राजधानी तंजौर थी, तंजौर थी। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामती खुदाई कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामती खुदाई कहा था, बताइए। स्वयं को नियामती खुदाई दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कई दफ़ा मैंने आपको करवाया है कि स्वयं को नियामती खुदाई कहा था बलबन ने। बलबन गुलाम वंश से संबंधित शासक था। याद रखिएगा, अपने विरोधियों के प्रति इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इसी ने नौरोज़ त्यौहार स्टार्ट किया था। ठीक है, नौरोज़ फेस्टिवल, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम लोग नाम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको नॉन अलाइंग मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, वहीं पूछा गया कि नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। राइट आंसर इसका कमेंट करिए।
देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में, देखिए खाली स्थान दिया गया है, उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन सा था? मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन सा था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये जो था मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र ये लाहौर था। लाहौर यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा के लोग किस धातु के उपयोग नहीं जानते थे? बताइए हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? फटाफट आंसर कमेंट करिए, आप जानते होंगे इसका आंसर, बताइए। देखिए हड़प्पा के लोग जो है ये लोहा के उपयोग से अनभिज्ञ थे, ठीक है ना, ये अपरिचित थे लोहा के उपयोग से। अगला प्रश्न करेंगे, देखिए निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? बताइए क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये डच थे, ठीक है ना, डच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? देखिए सांप्रदायिक पंचायत को अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, ठीक है ना, वही पूछा गया कि किसने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? बताइए। देखिए याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को, डेट सहित आपको याद रखना है, 16 अगस्त 1932 को जो है, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड, उस समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, रैमसे मैकडोनाल्ड, इसी ने जो है विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। और इस सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे टालने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया और अंत में एक समझौता हुआ है, आप जानते हैं, जिसको कि पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है, पूना समझौता, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण दिया गया और पूना समझौता भी पूछा जाता है। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, किसके बीच में? तो फ्रेंड्स गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें से पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए कालीबंगा है, उसके बाद बात करते हैं सुरकोतदा भी है, राखीगढ़ी भी है, देखिए आहड़ नहीं है, ठीक है ना, आहड़ नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर? आहड़ इसमें से नहीं है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। और सुरकोतदा गुजरात में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रैकन के कानून, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ड्रैकन के जो कानून है ये किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए। ड्रैकन के कानून, देखिए ड्रैकन का कानून जो है ये ग्रीक सभ्यता से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीस दिया गया है यूनान की सभ्यता से। अच्छा, ये जो ग्रीक सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, इसको जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है अगर पूछा जाए तो ये यूनान की सभ्यता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का, ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला। कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी, मतलब निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। ये सब चीज़ आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कौन था? प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में, आगे आपको मिलेगा प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया था गवर्नर? तो अली मर्दान को किया था। क्लियर? चलिए देखिए दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय,
बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, इनको कहाँ पर भेजा गया था, कहाँ पर निर्वासित किया गया था, तो इनको रंगून निर्वासित किया गया था, जहाँ 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जूते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जूते हुए खेत के प्रमाण जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, बताइए। जूते हुए खेत के प्रमाण, राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, जूते हुए खेत के प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है, तो फ्रेंड्स ये कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन से मिला है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कालीबंगन से बात करते हैं तो यहाँ से आपको युगल समाधान का भी प्रमाण मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, अग्निकुंड का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, इनमें से किसने कहा है। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स, बताइए। पूरा सेशन देखिए, आज इतिहास का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, हिस्ट्री का सुपड़ा साफ। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। और मॉडर्न हिस्ट्री एक अलग वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री एक अलग वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए, जबरदस्त तैयारी होगी, जो बचे हुए दिन हैं यहाँ पर। तो देखिए ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, चरक का नाम याद रखिएगा, चरक आयुर्वेद से संबंधित है, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, किसके शासनकाल से संबंधित है। चरक संहिता आपने पढ़ा होगा, चरक संहिता इन्हीं की रचना है, चरक संहिता। ठीक है ना, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे कनिष्क के दरबार के। ठीक है ना, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो था उसी के दरबार में कनिष्क चरक रहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक। देखिए नाजीवाद आ गया, और फांसीवाद मैंने आपको बताया था फॉसिज्म। ठीक है ना, तो फांसीवाद आपका हो जाएगा मुसोलिनी, बेनेटो मुसोलिनी इटली में, और नाजीवाद आपका एडोल्फ हिटलर जर्मनी में। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता कौन था। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता इनमें से कौन था, चलिए बताइएगा। राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करिए, बताइए फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुट निरपेक्ष के बारे में बताया था। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइंग मूवमेंट का। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था, बताइए। लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में कब आया था। देखिए फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं तो लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया था आपका कब, तो 1920 में आया था, 10 जनवरी के दिन। ठीक है ना, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन जो है यह आपका अस्तित्व में आया था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में जो भयानक तबाही हुई थी उसी को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं फिर से न हो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह, ठीक है ना, मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। किससे, मुंडा विद्रोह से, तो ये बिरसा मुंडा से होगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह से 1899 1900 में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। अच्छा, संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इससे भी आप याद रखिएगा, संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। एक उपनिवेश के उदय का सबसे उपयुक्त कारण इसमें से कौन हो सकता है, बताएंगे सब लोग। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपका औद्योगिक विकास है, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपको पता है इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, सूती कपड़ा उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर ना। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक विकास आई तो कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए आपको संसाधन चाहिए होते थे, और ये उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक जो मोहरें थीं ये किससे निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक मोहरें जो थी, अत्यधिक मोहरें,
ये निर्मित किससे होते थे? तो फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी ये निर्मित होती थी, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये निर्मित होती थी एक प्रकार की चिकनी और मुलायम पत्थर से, और उसका नाम हुआ करता था सेल खड़ी। ठीक है ना, यह एक प्रकार का चिकनी और मुलायम पत्थर होता था, सेल खड़ी। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? पहला इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने दिया था कहाँ पर बताइए? जो पहला उपदेश दिया यही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, और इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना प्रवचन दिया था श्रावस्ती में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइए, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं तो आपको लियोनार्डो दा विंची की लगभग सारी रचनाएं में से एक मोनालिसा तो जरूर याद होगा। बताइए, लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं हम लोग, बताइए लियोनार्डो दा विंची कौन था? देखिए लियोनार्डो दा विंची जो था ना, लियोनार्डो दा विंची यह कौन था? तो एक मल्टी टैलेंटेड ये व्यक्ति था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, ठीक है ना, इंजीनियर भी था, दार्शनिक भी था, कवि भी था और गायक भी था। ठीक है, और इसकी जो कृति है लियोनार्डो दा विंची की वो मोनालिसा है, लास्ट सपर है और वर्जिन ऑफ रॉक्स है। ठीक है, लास्ट जजमेंट जो है ये किसकी रचना है? तो लास्ट जजमेंट जो है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है, माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की लास्ट जजमेंट है। ठीक है, चलिए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है 4 जुलाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ याद रखिएगा, 1776 ईस्वी को, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा, जो नेचुरल राइट्स था, नैसर्गिक अधिकार था, उसी के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो ये बोस्टन टी पार्टी था, बोस्टन टी पार्टी, टी यानी कि चाय पार्टी थी, बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है ना, बोस्टन टी पार्टी थी। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बताइए, तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अब यहाँ पर देखिए, पहले आप आंसर कमेंट करिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? देखिए, इंडिया इन ट्रांजिशन को लिखा है एम एन रॉय ने। ठीक है ना, एम एन रॉय ने लिखा है। गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये एम के गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, बताइए। ये प्रश्न दोबारा से पूछा गया बिहार पुलिस में, यानी कि 2 बार मिल गया ना, यानी कि 2 बार पूछा गया है। तो ये पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज थे। ठीक है, सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा जो बौद्ध सभा हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति, ये किस स्थान पर बुलाई गई थी? बताएंगे राइट आंसर। अच्छा, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ये तो आपको याद होगा। पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, बताइए। तो चारों का लिख करके आप कमेंट करिए। पहला स्थान लिख दीजिए, शासक का नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, दूसरा स्थान लिखिए, शासक का नाम लिखिए। तीसरा फिर स्थान लिखिए, शासक का नाम लिखिए। चौथा स्थान लिखिए और शासक का नाम लिखिए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए बताइए, तीसरा बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? प्रश्न तो ये है, लेकिन आप चारों बौद्ध संगतियाँ लिख करके बताइए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कहाँ पर? तो वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो तीसरा कहाँ पर हुआ है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, बताइए किसके आधार बनी थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसकी आधार बनी थी?
चलिए बताइए, जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, ये आधार किसकी बनी थी? तो फ्रेंड्स ये आधार बनी थी किसकी? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ये आधार बनी थी आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी थी। और जो आपका मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था, यह आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम का आधार बना था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मधुबनी लोक चित्र किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी पेंटिंग, ठीक है ना, मिथिला पेंटिंग आपको याद होगा, यह किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये अपना राज्य बिहार से रिलेटेड है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसान आंदोलन के दौरान दरभंगा, यहाँ पर दरभंगा खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं आप शाहजानंद पर मत लगाइएगा, ये स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है ना। जहाँ पर ये आपके 1919-20 यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के दौरान लिख करके पूछ देगा कि दरभंगा राज्य में किसान का आंदोलन का नेतृत्व जो है नेता कौन थे? तो उस समय ये क्या कर रहे थे, जो वहाँ पर रैयत थे दरभंगा राज्य में, उनको जो है जागृत कर रहे थे ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अच्छा, बारदोली सत्याग्रह की बात आई है तो थोड़ा सा आपको बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी जानना होगा। बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? सबसे पहले तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह घटना 1928 की है, ठीक है ना। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली का जिम्मेदार होता था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों के वसूली के लिए जिम्मेदार होता था? राइट आंसर सब लोग इसका कमेंट करिएगा। बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका समाहर्ता था, ठीक है ना। समाहर्ता यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कर्मांतिक दिया गया है, कर्मांतिक जो होता था ये उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। यहाँ पर देखिए सानिध्यता दिया गया है, सानिध्यता जो होता था ये क्या होता था? बताइए। सानिध्यता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं इस तरह के, आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह शुरू किया गया था किसके द्वारा? फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यह शुरू किया गया था आपका मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है ना, मार्टिन लूथर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था पहले ये बताइए, और साथ में बगल में सन लिख दीजिएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था, और ज्योतिबा फूले जी की पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है ना, गुलामगिरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस घटना ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो ये घटना है आपकी फ्रांस की क्रांति, ये घटना है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। और जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था, लुई 16वां था उस समय शासक, ठीक है, लुई 16वां था, क्लियर, याद रखिएगा। और फ्रांस की राज्य क्रांति के दरमियान ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अच्छा, एक शासक था लुई 14वां, ये तो लुई 16वां हो गया, एक लुई 14वां था, बेहद निरंकुश शासक था फ्रांस का, और इसी ने जो है कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है। और देखिए वर्साय को जो है फ्रांस की राजधानी यही लुई 16वां बनाया था, वर्साय फ्रांस में पड़ता था, और वर्साय को राजधानी बनाया था लुई 14वां ने, लुई 16वां ने, लुई 14वां ने बनाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और वर्साय के शीश महल का भी निर्माण इसी ने करवाया था, लुई 14वां ने। ये सब पॉइंट याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है?
देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इनकी पुस्तक का नाम कमेंट करिए और ध्यान से जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा। थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा साइड से, कोई बात नहीं, बगल में हनुमान आराधना हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर गलत सुमेलित दिया गया? गलत सुमेलित बताइए, आसान प्रश्न है, कौन सा युग्म इसमें से गलत सुमेलित दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर कुंवर सिंह बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब अवध से नहीं कर रहे थे। अवध मतलब क्या होगा ये जानिए। अवध मतलब आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है ना, और लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी, तो ये वाला गलत है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था कब? तो 1498 में, यहाँ पर दिए 1498 में। ठीक है, 1498 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1916 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा 1916, आप सन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए प्रश्न आ गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि इसका उत्तराधिकारी पूछा जाता है। तो बहुत लोग इल्तुतमिश पर टिक लगा देंगे, जी नहीं, इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी नहीं था। इसका उत्तराधिकारी जो था ये आराम शाह था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और मात्र ये 8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद देखिए इसको अपदस्थ करके, इसको मार करके इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो आराम शाह ही कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन है किसने किया है बताइए? तो फ्रेंड्स ये किया है जॉन लॉक ने किया है। किसने किया है? जॉन लॉक ने किया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सारे वेरीफाइड उत्तर हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, यानी कि अंग्रेजी में इसको ग्लोरियस कहेंगे और हिंदी में गौरवशाली क्रांति कहेंगे, बताइए इंग्लैंड में किस वर्ष जो हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था? अच्छा, इंग्लैंड में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि गौरवशाली क्रांति या फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है ये 1688 में हुआ था। ठीक है, 1688 में हुआ था और उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय था, याद रखिएगा। अच्छा, इंग्लैंड में ही गुलाबों का युद्ध भी हुआ है, वार ऑफ रोजेस, यानी कि गुलाबों का युद्ध जो है, गुलाबों का युद्ध ये भी इंग्लैंड में हुआ है। अगर पूछा था गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे इसमें से बताइए? तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक जो थे ये आइसा बर्लिन थे, आइसा बर्लिन थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? देखिए पेरिस कम्यून जो था ये फ्रांस में मजदूरों का एक यूनियन था। ठीक है ना, फ्रांस में मजदूरों का एक यूनियन था और 1871 में जो है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? देखिए रथ मंदिर की बात करते हैं तो भारत में रथ मंदिरों का निर्माता कहा जाता है किसको बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रथ मंदिरों का निर्माता कहा जाता है पल्लव वंश के शासकों के। और देखिए पल्लव वंश की अगर हम बात करते हैं तो पल्लव वंश का जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम था इसी ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और पल्लव वंशों की राजधानी कहाँ पर थी? तो कांचीपुरम हुआ करती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कई दफ़ा मैंने बता दिया, समय व्यर्थ करने से कोई भी फायदा नहीं है, फटाक से आंसर कमेंट करिए आप। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है फर्डिनेंड की, जो आपकी ऑस्ट्रिया के राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? इस तरह का 2-3 प्रश्न अब तक बिहार पुलिस में
पूछा जा चुका है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो नहीं है इसमें से आपका कौन सा नहीं है, तो रोपड़ बिल्कुल है, लोथल भी है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, यह एक आपका पतन नगर था, बंदरगाह था, और कालीबंगा भी है, बालाथल नहीं था, ठीक है ना। चलिए देखिए शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद हुआ था और उसमें भाग किसने लिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। राइट आंसर सब लोग कमेंट करिएगा, आसान प्रश्न है। शिकागो में विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग किसने लिया था, तो फ्रेंड्स ये विवेकानंद जी ने लिया था, विवेकानंद जी ने लिया था, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया था, तालियों की गड़गड़ाहट से न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों के सामने ला करके खड़ा कर दिया था, ठीक है। चलिए तो स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। तो विवेकानंद जी के बारे में देखिए, इन्होंने बेलूर मठ जो है, बेलूर मठ, इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। एक बेलूर मठ है, ठीक है ना, बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने किया है, याद रखिएगा। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया था। और एक बेलूर मठ है, बेलूर मठ, इसकी स्थापना बेलूर मठ का 1887 में किया था विवेकानंद जी ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को जो है भारत में क्या कहा जाता है, धर्म का प्राचीर भी इसको कहा जाता है, धर्म के प्राचीर के रूप में भी जाना जाता है, धर्म के प्राचीर के रूप में भी इसको जाना जाता है नेपोलियन को, नेपोलियन भारत समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। चलिए देखिए कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। कल्चरल रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसको हम लोग सांस्कृतिक क्रांति बोलेंगे, ठीक है ना। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति कहाँ पर, चाइना में हुआ था, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ था कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 में, और उस समय जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता थे, जो प्रमुख थे, ये आपके माओ जेडोंग था, ठीक है ना। कौन, माओ जेडोंग था, याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पर देख रहे हैं सन्यात सेन, इनको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, सन्यात सेन को, ये भी आप याद रखिएगा। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किनको, सन्यात सेन को कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप काफ़ी बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स 1949 में एक प्रश्न ये भी बनता है चीन से संबंधित। 1949 में 1949 में जो है जनवादी चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीपुल्स वार ग्रुप जो है ये संबंधित किससे है। पीपुल्स वार ग्रुप जो है यह संबंधित किससे है। चलिए फटाफट आंसर देते चलिए आप लोग। पीपुल वार ग्रुप्स संबंधित किससे है, तो देखिए पीपुल वार ग्रुप्स जो है एक तरह का एक नक्सलवाद से संबंधित है यह, ठीक है ना, नक्सलवाद से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना, दोनों नाम याद रखना है। जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1868 में, 1868 में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1868 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया। अभी मैंने आपको लीग ऑफ नेशन बताया था जो कि 1920 में आया था 10 जनवरी के दिन, ठीक है ना। वो प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है, और ये दूसरा विश्व युद्ध की बात क्या है, 24 अक्टूबर 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉमस रो जो है यह सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, याद रखिएगा। और यह किस मुगल शासक के दरबार में आया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका जहांगीर के समय में आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के समय में टॉमस रो आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा ग्रंथ इसमें से
वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा इसमें से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, वेदांग नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वैदिक साहित्य का हिस्सा वेदांग नहीं है। अच्छा वेदांग की संख्या अगर पूछा जाए कितना है, तो वेदांग की संख्या 6 है, याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितना है, तो महापुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, जो भी मैं पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ, इतना बढ़िया से आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपके उस समय तत्कालीन झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि कालाशोक कौन से वंश से था। कालाशोक जिसके समय में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, कालाशोक के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा वंश से था कालाशोक, जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स अगर हम कालाशोक के बारे में बात करते हैं तो कालाशोक जो था ना, इसके बारे में जान लीजिए। कालाशोक यह कौन था, बताइए कालाशोक कौन था। तो कालाशोक आपका शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, और शिशुनाग वही था जिसने जो है आपको जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया था, और कालाशोक जो इसका उत्तराधिकारी था पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था, और ये शिशुनाग वंश का था, ठीक है ना। देखिए क्रम आप याद रखिएगा, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का बाद आपका कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में पलासी के युद्ध कब हुआ था। पलासी के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, पलासी के युद्ध कब हुआ था। पलासी के युद्ध में अगर हम बात करते हैं तो पलासी के युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। 23 जून 1757 को हुआ था। अच्छा जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है ना, हेक्टर मुनरो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है ना। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में पहला शासन किसका था। तो गोवा में पहला शासन किसका था, बताइए गोवा में पहला शासन जो था ये किसका था। तो फ्रेंड्स ये पुर्तगालियों का था। किसका था, पुर्तगालियों का था। और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कब कराया गया था, तो 1961 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पुर्तगालियों का गोवा में पहला शासन था, ठीक है। चलिए देखिए किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर के औजार सबसे पहले, और आग का तो आपको पता है नवपाषाण काल में, और पत्थर का जो होगा ये आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है, पूरा पाषाण काल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सी इसमें से कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, बताइए कौन सी इसमें से जो कला है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स यह कला गांधार कला है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये गांधार कला और ये मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का सबसे ज़्यादा विकास जो है ये कुषाण वंश के समय में हुआ था, और कुषाण वंश के जो कनिष्क शासक था उसी के समय में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र जी ने किया था। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल इनका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये सासाराम में है, ठीक है ना, सासाराम। अभी बीपीएससी टीचर एग्जाम हुआ था हेडमास्टर का, समस्तीपुर दे दिया था, तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो सासाराम की जगह समस्तीपुर पढ़िएगा और लगेगा कि भाई सासाराम ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट
किसने जारी किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। देखिए सभी प्रधानमंत्रियों का यहाँ पर नाम दिया गया है। अब आपको ध्यान लगाना है कि 1968 में प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो आप इस प्रश्न को बना दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी जी ने जारी किया था। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे, ठीक है ना। 10 गुरु हुए हैं, 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो जो चीज़ मैं बता चुका हूँ बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना, वैसे आपका समय वेस्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो ये गणितज्ञ तो थे ही थे, ये खगोल शास्त्री भी थे। और आर्यभट्ट किसके दरबार से संबंधित है, जरा आप पहले कमेंट करिए। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार से संबंधित है आर्यभट्ट, पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए। आर्यभट्ट किसके दरबार से संबंधित है, चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स ये रहते थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। कौन कौन से लोग थे, तो आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, ठीक है, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे, ये धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और भी लोग थे जैसे कि बराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है, तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। चलिए आर्यभट्ट की बात करते हैं। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अभी मैंने बताया था ना आपको, बता दीजिए आंसर इसका आप। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 1917 में कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, चलिए बताइए 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हो गया था, रूस अलग हो गया था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण भी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही थी, और रूस उस समय 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक है। तो रूस यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। अच्छा वर्साई की संधि बड़ा पूछा जाता है प्रश्न, थोड़ा सा वर्साई की संधि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग वर्साई की संधि के बारे में, तो वर्साई की संधि हुई थी 28 जून, यहाँ मैं लिख देता हूँ 28 जून 1919 को, ठीक है ना। और देखिए युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी पर भारी रकम थोपा गया था, और ये जो आपका सबसे ज़्यादा क्षति जर्मनी को हुई थी। और वर्साई की संधि को हम लोग आरोपित संधि भी कहते हैं। आरोपित संधि क्यों कहा जाता है आरोपित संधि, तो क्योंकि इसी संधि के दौरान ही ऐसा माना जाता है कि जो दूसरा वर्ल्ड वार था, सेकंड जो वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसका बीजारोपण हुआ था। प्रश्न बनता है कि किस संधि के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो वर्साई की संधि हुई थी उसी में, ठीक है। चलिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, दोबारा ये प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिएगा। और मैंने कहा था कि प्रश्न का लैंग्वेज भी बदल करके पूछा गया था कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ दिया गया था, कहाँ मिला था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सर्वप्रथम कहाँ पर मिला था, किस देश में मिला था। यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था कहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि रसिया में हुआ था, ठीक है ना। तो रूस यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, बोल्शेविक दल का नेता कौन था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ठीक है, लेनिन ने किया था, अभी मैंने आपको बताया भी था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया। देख लीजिए इस तरह के 3-4 प्रश्न पूछ लिए गए। तो रंगून में भेजा गया था, ठीक है ना, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है, ठीक है।
बताइए। तो अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी एक बार देख लीजिए कौन सा इसमें सही होगा। जहांगीर, शाहजहां ठीक होना चाहिए, यही आंसर सही होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था। इसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, राज्य अपहरण नीति भी कहा जाता है। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये शुरू किया था किसने, बताइए। तो व्यापगत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखिए कितना नाम है इसका, व्यापगत, व्यापगत का सिद्धांत, हाँ व्यापगत का सिद्धांत। तो ये दिया था डलहौजी ने, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए बहुत सारे राज्यों को, और सबसे पहला जो राज्य विलय किया गया था इसके तहत वो सतारा था। 1848 में सतारा को जो है सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और 1856 में, याद रखिएगा 1856 में अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। और शिक्षा से संबंधित सुधारों के लिए लॉर्ड डलहौजी ने ही वुड डिस्पैच भी लागू किया था। वुड डिस्पैच, शिक्षा से संबंधित सुधारों के लिए वुड डिस्पैच भी डलहौजी ने ही लागू किया था। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, और चलिए इतना ही याद रखिए, काफ़ी है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। लोथल जो था ये पतन नगर था, यानी कि एक तरह का बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये भोगवा नदी के तट पर था। और किस राज्य में था, तो आप बताइए जल्दी से। भोगवा नदी के तट पर, ये गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या। तो देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ठीक है ना। और देखिए कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया था, तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये शासक जो था ये आपका टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसी ने जो है आधुनिक तर्ज पर विश्व में दूतावास खोला था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के दौरान जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान मारा गया था। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो कि अन्न संग्रह स्थल था, जिसको कि हम लोग अन्नागार बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग अन्नागार बोलते हैं, ये कहाँ से मिला है। तो मैंने आपको बताया है कि अन्नागार और स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये जो अन्नागार जो था ये संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद को कहा था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था। अच्छा, बात यहाँ पर हर्षवर्धन की आई है तो थोड़ा सा हम हर्षवर्धन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन जो था ना फ्रेंड्स, यह वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश, या मैं लिख देता हूँ वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। ठीक है ना, पुष्यभूति वंश, दोनों याद रखिएगा, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का यह शासक था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और चीनी यात्री हेन त्सांग इसी के शासनकाल में आया था।
ठीक है ना, हेनस्वांग इसके शासनकाल में आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका जो यात्रा है आपका हेनस्वांग का, ये सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, इसका यात्रा संग्रह, यात्रा विवरण, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। चलिए बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। वायसराय कौन था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वायसराय उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये 1936 से लेकर के 1943 जो था इसका कार्यकाल था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी एक बार तो आपको 1929 का लाहौर अधिवेशन याद होगा, ठीक है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। उसके बाद 1936 में आपका जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, और फिर आपका 1937 में शायद फैजपुर में हुआ था। जी हाँ, 1937 में फैजपुर में जो हुआ था। तो 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया है। महात्मा गांधी जी ने मात्र एक बार 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है, किस भाषा में, बताइए। बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में, ठीक है ना, पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश से ये संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे, बताइए। वान भट्ट, हर्षचरित आपको याद होगा तो आप आसानी से इसको बना देंगे। देखिए हर्षचरित इन्हीं की रचना है, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट, ठीक है। चलिए देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया है मैडम ब्लावत्सी की और कर्नल अलकॉट ने। कर्नल अलकॉट का भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में, ठीक है ना। गदर पार्टी का एक पत्रिका है गदर, याद रखिएगा, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है ना, साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था। राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने जो है आपको याद होगा ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये चीज़ आपको बखूबी याद होगा, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए किसने किया है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही आपको याद होगा कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है आपको याद होगा 1829 में शायद, ठीक है, 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलिए, तो ये आपका ब्रह्म समाज होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया था। तो ये तो प्रश्न ऑलरेडी मिलान में पूछा ही गया था, सुमेलित नहीं है उसमें। तो अलाई दरवाज़ा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, सीरी का किला का भी निर्माण इसी ने करवाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल के मैंने बताया था ना, गुप्त काल के आर्यभट्ट थे, ठीक है ना, आर्यभट्ट। गुप्त काल में ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने
एक सैनिक संधि की थी, जिसे कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नाटो, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए ये गठन किया गया था। और देखिए नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है ना। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड बना था। और अभी 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन, ठीक है ना। 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो याद रखिएगा 32 सदस्य हैं अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर मुझे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना है, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिकरण था। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी कब? डेट सही याद रखना आपको, 16 दिसंबर 1773 की यह घटना है, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की घटना, और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस घटना का नायक कौन था? तो इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? भारतवर्ष में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो गांधी जी ने 1917 में जो है भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, ठीक है ना, तिनकटिया प्रथा के विरोध में, यानी कि जो आपकी यहाँ नील की खेती होती थी उसी के खिलाफ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ये स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत भी हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए प्रश्न फिर से आ गया ना, अभी पिछले साल ही पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, और फिर से यहाँ पर पूछ लिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होगा इसका। तो 71 में, 1971 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है बताइए। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी के संस्थापक पूछा गया है। तो ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है ना। और 1885 में इन्होंने स्थापना किया था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? देखिए निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो कौन स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंग मूवमेंट से देखिए 3 बार प्रश्न मिल गया। तो इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टिटो थे, कर्नल नसीर थे, इसमें बेनजीर भुट्टो नहीं थी, ठीक है ना। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था बताइए। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे। और देखिए 1765 में जो है ब्रिटेन की संसद ने ये जो स्टाम्प एक्ट था इसको पारित कर दिया था। और दरअसल पारित इसलिए किया था, जो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश थे उन पर ज़बरदस्ती डायरेक्ट कर थोपा जाता था, ठीक है ना। तो 1765 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था बताइए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है, बताइए। देखिए पारित हुआ था 1919 में, ठीक है ना। देखिए रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई व्यक्ति को बिना मुकदमा न कोई अपील, न कोई दलील
और ना कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, और गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को जो है आपका देशव्यापी हड़ताल किया था, रौलट सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह आप डेट सहित याद रखिएगा। अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन था। ठीक है, बैसाखी पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में जो है विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर, ठीक है ना, आयात कर जो टैक्स होता था वो हटा दिया गया था। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स हटा दिया गया था, आयात कर। तो ये कब हटा दिया गया था बताइए। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1881 में जो है सूती वस्त्र पर से आयात कर को हटा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए मगध राज की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, प्राचीनतम राजधानी। तो मैंने आपको बताया है कि मगध राज की प्राचीनतम राजधानी जो है ये गिरिब्रज है। ठीक है ना, या फिर एक और नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, या फिर राजगिरी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो डेट भी आपको याद रखना है और जगह भी याद रखना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स ये शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है ना, 10 मई 1857 को कहाँ से, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 की जो क्रांति था इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, याद होगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो सन 1600 ईस्वी, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरजेडी का स्थापना वर्ष याद रखिएगा। आरजेडी का स्थापना वर्ष जो है 1997 है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूछा गया है, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये किया था किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है ना, देखिए सवर्ण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सवर्ण आंदोलन, ध्यान से, असहयोग नहीं है, असहयोग की तरफ आप 1920 मार दीजिएगा, 1930 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो है सवर्ण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो देखिए इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया था, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण था उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है ना, और ये आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था इसको पास कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था, सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है बताइए, फ्रंटियर गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है ना, चलिए देखिए भारत में भूदान और ग्रामदान यह आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। ठीक है ना, विनोबा भावे ने, याद रखिएगा विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था, और विनोबा भावे जो थे ये आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसके प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही का नाम याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं पुस्तकें आप याद रखिएगा कौन कौन सी थी। तो एक तो आपको याद होगा, वैसे भी क्या मैंने नाम बताया था आपको थोड़ी देर पहले, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, ठीक है, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यहाँ पर देखिए हरिजन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, किस घटना को दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो यह घटना है आपका स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है ना, यह गृह युद्ध जो है 1936 से 1939 तक चला था, और इसी को जो है स्पेन के गृह युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और देखिए 1923 में ही स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था बताइए। तो फ्रेंड्स इन्होंने दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं की घटना, तो यही वो आपकी बोस्टन टी पार्टी की घटना, सॉरी माफ़ करेंगे, स्टाम्प एक्ट का घटना है, जो कि 1765 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने, ठीक है ना, ग्रेनविले ने, मैंने बताया था कि ब्रिटिश उपनिवेशों पर अमेरिका में जो है डायरेक्ट टैक्स थोपा था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया था आपको कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स ये बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है ना, बैसाखी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना, बैसाखी के दिन हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में, बताइए, भारतीय शांति सेना, ठीक है, श्रीलंका में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर देखिएगा राजीव गांधी जी ने भेजा था। ठीक है ना, राजीव गांधी जी ने भेजा था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, राजीव गांधी जी ने भेजा था। ठीक है, राजीव गांधी जी ने भारतीय शांति सेना उत्तरी श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा था 1987 में। चलिए उसके बाद देखिए फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। मैंने बताया था ना कि सबसे निरंकुश शासक था, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये सब कहता था लुई 14वां। इसी ने वर्साई को राजधानी बनाया था और वर्साई के शीश महल का निर्माण भी इसी ने किया था। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष पूछा गया है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है, बताइए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए सही सुमेलित करना है इसमें से, तो देखिए इसमें से सही सुमेलित जो है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हेडगवार ने किया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए मुपला विद्रोह 1921 में हुआ था और गांधी युग तो आपको पता है, गांधी जी जब भारत आए उसके बाद से स्टार्ट होता है, 15 से 47 तक कह सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। तो फ्रेंड्स ये चूड़ामन के नेतृत्व में, ठीक है ना, चूड़ामन के नेतृत्व में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ फ्रेंड्स ये होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन को स्टार्ट किया था किसने, तो देखिए मद्रास में स्टार्ट किया था किसने, मद्रास में एनी बेसेंट ने। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने। और महाराष्ट्र में किसने, बताइए तो, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक, और नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो अब तो यहाँ पर आप उत्तराखंड लगा दीजिएगा। ठीक है ना, चिपको आंदोलन जो है ये चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्टार्ट किया था इसको, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा था। चलिए 1973 में देखिए 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक का द्वारा स्वागत किया गया। देखिए मोरक्को का यात्री था
और आया था किसके दरबार में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कौन था, ये नाम पूछा गया है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, ठीक है ना, काजी भी नियुक्त किया था। तो ये इब्न बतूता था, ये मोरक्को के यात्री था, रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है ना। अब देखिए इब्न और बिन, इब्न बिन इब्न बिन ऐसा मिल रहा है ना वर्ड, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आया था। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था, बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। चलिए, बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था और गुजरात के किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुआ था। चलिए, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आईसीएस की परीक्षा यानी कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये ऑप्शन में आप लोग बना लीजिएगा, कई एक ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, 1860 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा गया है, बताएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या होगा, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स, यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन सबको एक किसने किया था, बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन ने किया था, हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी, बताइए कौन सी घटना इसमें से 1919 में घटी थी। चलिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए, कौन सी घटना इसमें से 1919 में घटी थी, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। चलिए, बताइएगा कौन सी घटना। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 की घटना है। यह जॉन शोर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी, जॉन शोर के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो ये तो दोनों नहीं होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1919 की घटना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक, मद्रास और महाराष्ट्र मैंने आपको बताया था, अभी बताया हो ना। महाराष्ट्र में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में एनी बेसेंट ने, ठीक है। स्वशासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उस समय भारत का वायसराय कौन था, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुआ था, और पहला अधिवेशन 1885 में ही आपका WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, और उस समय उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है। नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पूरा मैंने प्रश्न आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन कवर करा दिया है, 2010 से लेकर के 2023 तक का, जो 1 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था वहाँ तक का। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।